हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। और गाइस, जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर हमने फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग के 7 चैप्टर्स को डिटेल में कवर कर लिया है। इन 7 चैप्टर्स को हमने दिशा क्लासेस पर लाइन टू लाइन कवर किया है। अगर अभी तक आपने इन 7 चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में आपको लगभग 97 या 98 वीडियोस आज तक देखने को मिलेंगी, जिनके थ्रू हमने फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग के 7 चैप्टर्स को कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट करें। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 3। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशन में किन किन की हम बात करेंगे। पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, थर्ड है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, फोर्थ है पब्लिक रिलेशंस। इससे जो पिछला चैप्टर हमने किया है चैप्टर 17, उसमें हमने देखा था कि कंपनीज़ के पास आज के टाइम पे बहुत सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स या आप कह सकते हैं टूल्स अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू कंपनीज़ अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में टोटल 8 मेथड्स या आप कह सकते हैं मोड्स दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू कम्युनिकेशन कंज्यूमर तक पहुंच सकती है। उन 8 मेथड्स में से हमने चैप्टर 17 में जो इससे पहले कंप्लीट किया है, उसमें इन 8 मेथड्स को या मोड्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। और मैंने आपको कहा था कि भी जो आने वाले चैप्टर्स हैं 18, 19 और 20, इन तीनों चैप्टर्स में हम इन्हीं 8 मेथड्स को या मोड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा 18 चैप्टर है, उन 8 मेथड्स में से हम इस चैप्टर में 4 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग को, सेल्स प्रमोशन को, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस को, पब्लिक रिलेशंस को। ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि वो एक कॉन्टिन्यूटी, एक फ्लो बना रहे, आपको पता चल जाए कैसे सीक्वेंस चल रही है चैप्टर्स की। इसीलिए यही रीज़न है कि मैंने फिलिप कोटलर के स्टार्टिंग चैप्टर 1 से लेके कॉन्टिन्यूसली चैप्टर्स को कवर नहीं किया। हम पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं और चैप्टर्स को भी ऐसे कवर कर रहे हैं जो चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है। जैसे अब ये 18 चैप्टर 17 चैप्टर से रिलेटेड है। उस 17 चैप्टर में ही हमने इन 8 मेथड्स की या मोड्स की बात करी थी। अब इन 8 मेथड्स को या मोड्स को हम 18, 19 और 20 चैप्टर में डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लिंक है चैप्टर्स के बीच में। फिलिप कोटलर की बुक को पढ़ने का एक तरीका है, एक स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो की थी जब मैं नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं कि भी क्या स्ट्रेटजी है फिलिप कोटलर की बुक को अच्छे से पढ़ने की। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग के लिए प्रोग्राम बनाना या एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन होता है उसको कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसके प्रोसेस में 5M है, द 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए या प्रोग्राम के लिए मिशन को सेट करना होता है कि भी क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है मनी, कि भी कितना अमाउंट फंड का आप स्पेंड करेंगे एडवर्टाइजिंग पे। तीसरा है मैसेज, क्या आपका मैसेज होगा, मैसेज को सेलेक्ट करना। फोर्थ M है मीडिया, किस मीडिया के थ्रू आप अपने मैसेज को, एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। और फिफ्थ M हमारा है मेजरमेंट, कि आपको अपनी एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स को मेजर भी करना है। ये है 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग, या आप कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग को डेवलप करने का प्रोसेस, कैसे एडवर्टाइजिंग डेवलप की जाती है। और मैनेजमेंट भी इसी में है क्योंकि हम रिजल्ट्स को भी मेजर कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा फर्स्ट M है, सेटिंग द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। जो ये हमारा फर्स्ट M है या फर्स्ट स्टेप है, इसको हम डिटेल में पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड M को, जो हमारा है मनी, या आप कह सकते हैं डिसाइडिंग ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट। आपको अपना एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करना है कि वे कितना अमाउंट आप स्पेंड करेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे।
हाउ डज अ कंपनी नो इट्स स्पेंडिंग द राइट अमाउंट? ये कह रहा है कैसे कंपनी को पता चले कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग पे राइट अमाउंट स्पेंड कर रही है। ना तो आपका एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड होना चाहिए, ना आपकी जो एडवर्टाइजिंग है उस पर कम अमाउंट स्पेंड होना चाहिए। दोनों ही हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि अगर आप राइट अमाउंट स्पेंड नहीं करेंगे, अगर आप एडवर्टाइजिंग पे कम स्पेंड कर रहे हैं तो ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केटिंग के वो अचीव नहीं होंगे, और अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो आपके जो वो फंड्स हैं वो इतने यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो वेस्टेज ऑफ फंड हो रहा है। तो इसलिए हमें राइट अमाउंट स्पेंड करना चाहिए एडवर्टाइजिंग पे। फिर ये कह रहे हैं कंपनी को कैसे पता चले कि वो राइट अमाउंट स्पेंड कर रही है एडवर्टाइजिंग पे। Although advertising is treated as a current expense, part of it is really an investment in building brand equity and customer loyalty. ये कह रहे हैं वैसे तो एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंस होता है उसको हम करंट एक्सपेंस मानते हैं कि इस साल जितना भी पैसा हमने एडवर्टाइजिंग पे लगाया उसको हम करंट ईयर का ही एक्सपेंस मान के और करंट ईयर में ही राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उस टोटल एक्सपेंस का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट होता है हमारी ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड करने के लिए और कस्टमर की लॉयल्टी को गेन करने के लिए। क्योंकि आज जो आपने करंट ईयर में जो एडवर्टाइजिंग करी है, क्या वो सिर्फ आपको इसी साल बेनिफिट देगी, करंट ईयर के लिए बेनिफिट देगी? नहीं, उसका कुछ पार्ट आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिसकी वजह से कुछ आने वाले सालों में आपको कस्टमर की लॉयल्टी भी बिल्ड होगी, आपकी ब्रांड की इक्विटी भी बिल्ड होगी। तो कुछ पार्ट जो हम एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंस पे स्पेंड करते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट भी होती है फ्यूचर के लिए, हमारे कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड करने के लिए और ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड करने के लिए। When a company spends 5 million on capital equipment, it can call the equipment a 5-year depreciable asset and write off only 1/5 of the cost in the first year. ये कह रहे हैं जब भी कोई कंपनी 5 मिलियन स्पेंड करती है किसी भी कैपिटल इक्विपमेंट पे, कोई भी आप मशीनरी वगैरह लेके आते हैं, उसको उस इक्विपमेंट को कंपनी क्या कहती है, ये हमारा 5 ईयर का डेप्रिशिएबल एसेट है, और जो उस पूरी पेमेंट का 1/5 होता है, क्योंकि वो 5 साल का उन्होंने माना है कि 5 साल तक उस कैपिटल इक्विपमेंट के मशीनरी के उन्हें बेनिफिट मिलेंगे, तो 5 साल के लिए वो उसे डेप्रिशिएट करेगी 5 सालों में। तो 5 सालों में डिवाइड करते हैं उसकी टोटल अमाउंट को। इस टोटल अमाउंट को जो उन्होंने लगाया है उस कैपिटल एसेट पे या इक्विपमेंट पे, उसको 5 सालों में डिवाइड करेगी, क्योंकि उसके बेनिफिट वो मान के चलती है कि भी 5 सालों तक मिलेंगे। उनका वो एसेट कैसा है, 5 ईयर डेप्रिशिएबल एसेट, तो वो उसके अमाउंट को 5 सालों में डिवाइड करती है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के बाटे आया 1/5, तो फर्स्ट ईयर में वो उस अमाउंट का 1/5 अमाउंट ही राइट ऑफ करती है। लेकिन अगर वही कंपनी 5 मिलियन एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करती है अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो पूरी की पूरी इंटायर कॉस्ट 5 मिलियन को फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देती है, रिड्यूसिंग इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट, जिसकी वजह से उसके करंट ईयर के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। खुद सोचें कि भी एक तो आप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से 1/5, क्योंकि ये जो आपकी एडवर्टाइजिंग है ये क्या आपको सिर्फ इस साल थोड़ी ना बेनिफिट देगी, ये भी तो इस इक्विपमेंट की तरह आपको कुछ आने वाले सालों तक बेनिफिट देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग पे जितना भी हम टोटल खर्च करते हैं उसको उसी ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं जिस ईयर में वो एक्सपेंस हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इवन इफ द बेनिफिट विल परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स टू कम, बेशक उसके बेनिफिट्स हमें बहुत सारे ईयर्स तक मिलने वाले हों। तो ये था कि भी कैसे कंपनीज अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को राइट ऑफ करती है, कैसे हमें पता चलता है कि कंपनी राइट अमाउंट स्पेंड कर रही है या नहीं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि भी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग का बजट सेट कर रहे होते हैं। हेयर आर 5 स्पेसिफिक फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। ये कह रहा है जब आप एडवर्टाइजिंग का बजट सेट कर रहे हैं तो ये 5 स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, इनको आपको कंसीडर करना चाहिए, इनको कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए जब वो अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए बजट सेट कर रही है। तो देखते हैं कौन से 5 फैक्टर्स हैं। पहला है स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये कह रहा है आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है। न्यू प्रोडक्ट्स टिपिकली मेरिट लार्ज एडवर्टाइजिंग बजट्स टू बिल्ड अवेयरनेस एंड कंज्यूमर्स ट्रायल।
ये कह रहा है अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, अभी आपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च ही किया है, नया प्रोडक्ट है, उसकी अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है, जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज होती है, तो आपको एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा बजट स्पेंड करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए और कंज्यूमर्स की ट्रायल को गेन करने के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को ट्राई करें, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, नया है, अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। Established brands usually are supported by lower advertising budgets measured as a ratio to sales। और अगर आपकी ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुकी है, वो अभी मैच्योरिटी की स्टेज पे है या ग्रोथ की स्टेज पे है, तो आप अपने एडवर्टाइजिंग के बजट को कम रख सकते हैं। अगर हम बात करें कितना कम, तो आप रेशो ले लें अपनी सेल्स का कुछ रेशो फिक्स कर लें, उतना ही आप अपनी एडवर्टाइजिंग का बजट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि भी कैसे प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल स्टेज है वो भी आपके एडवर्टाइजिंग बजट को इफेक्ट करती है। तो आपको पहला फैक्टर, तो एडवर्टाइजिंग जब आप बजट सेट कर रहे हैं तो पहला फैक्टर तो यही देखना है कि आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है। इंट्रोडक्शन पे है तो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट सेट करें, अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ या मैच्योरिटी वाली स्टेज पे है तो आप कम एडवर्टाइजिंग बजट सेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम फैक्टर की बात करें, मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस, आप ये देखें मार्केट में आपकी कंपनी का क्या शेयर है, क्या आपके कंज्यूमर का बेस है। हाई मार्केट शेयर ब्रांड्स यूजली रिक्वायर लेस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टू मेंटेन द शेयर। ये कह रहा है अगर आपकी कंपनी का मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा है तो आपकी ब्रांड को कम एडवर्टाइजिंग बजट चाहिएगा या कम आप एडवर्टाइजिंग बजट सेट कर सकते हैं। अपने उस शेयर को मेंटेन करने के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स आप फिक्स कर दें एडवर्टाइजिंग का बजट। तो हमने देख लिया अगर कोई भी कंपनी, उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो वो अपना एडवर्टाइजिंग बजट कम सेट कर सकती है अपने उस शेयर को मेंटेन करने के लिए। बिल्डिंग शेयर बाय इंक्रीजिंग मार्केट साइज रिक्वायर लार्जर एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट में शेयर अभी कम है, अगर वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहती है, मार्केट साइज को बढ़ाना चाहती है, तो उसको लार्जर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग पे। तो उसको अपनी एडवर्टाइजिंग का बजट भी कैसा सेट करना पड़ेगा, हाई। तो दूसरा फैक्टर भी हमने देख लिया कि आप ये देखें आपका मार्केट का शेयर कितना है, आपका कंज्यूमर का बेस कितना है। थर्ड, अगर हम फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर हमारा है कंपटीशन एंड क्लटर। In a market with a large number of competitors and high advertising spending, a brand must advertise more heavily to be heard। ये कह रहा है अगर आपको लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आपकी ब्रांड को भी हेविली बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग पे, ताकि लोग आपकी एडवर्टाइजिंग को सुने। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि कंपटीशन और जो मार्केट में क्लटर है एडवर्टाइजिंग का, जो लार्ज नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हैं और उन पे लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, तो आपको भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, आपको भी अपना एडवर्टाइजिंग का बजट बहुत हाई सेट करना पड़ेगा। इवन एडवर्टाइजमेंट्स नॉट डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव टू द ब्रांड क्रिएट क्लटर एंड अ नीड फॉर हैवी एडवर्टाइजिंग। ये कह रहा है अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉम्पिटिटिव भी नहीं है, कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहे कि भी उनके साथ बिल्कुल, तो भी आपकी ब्रांड को क्लटर क्रिएट करने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं मार्केट में अपनी एक पहचान बनाने के लिए बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो तीसरा फैक्टर भी हमें देखना पड़ेगा कि भी कंपटीशन कितना है और क्लटर कितना है, उसके बेसिस पे भी हमें अपना एडवर्टाइजिंग बजट सेट करना पड़ेगा। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रिपीटिशंस नीडेड टू पुट द ब्रांड्स मैसेज across to consumers has an obvious impact on the advertising budget। ये कह रहा है आप कितनी रिपीटेशंस चाहते हैं, कितनी नंबर ऑफ रिपीटेशंस चाहते हैं अपने ब्रांड के मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि भी कितनी बार आपके ब्रांड के मैसेज को रिपीट होना पड़ेगा एक्चुअल में कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए? जितना नंबर ऑफ रिपीटेशंस आप चाहते हैं उसके बेसिस पे आपको अपना एडवर्टाइजिंग का बजट सेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भी आपकी एडवर्टाइजिंग बहुत बार आपके ब्रांड के मैसेज को रिपीट करे कंज्यूमर तक, बहुत बार रिपीटेशन चाहते हैं, तो आपको हैवी एडवर्टाइजिंग बजट सेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भी आपका ब्रांड का मैसेज ज़्यादा बार रिपीट ना हो,
कंज्यूमर तक, तो आप लो एडवर्टाइजिंग बजट सेट कर सकते हैं। तो फोर्थ आपको देखना पड़ेगा अपनी एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसी, कि भी कितनी रिपीटेशंस आप चाहते हैं कि भी आपका ब्रांड का मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचे। फिफ्थ फैक्टर हमारा है प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी। ब्रांड्स इन लेस डिफरेंशिएटेड और कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट्स क्लास, जैसे बियर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बैंक्स हो गए, एयरलाइंस हो गए, मतलब ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जो लेस डिफरेंशिएटेड है, ज़्यादा इनमें प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता इनके प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में, या इनकी जो कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट क्लासेज हैं कि भी सभी के जो प्रोडक्ट क्लासेज हैं वो सेम सी हैं। क्योंकि आप खुद देखें, जैसे बैंक्स हैं, हर बैंक की जो सर्विसेज हैं वो सेम ही तो है। हर बैंक आपको लोन देता है, वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, या एटीएम की सर्विसेज आपको देता है, या आप बहुत टाइप के लोन्स आपको देता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, तो हर बैंक ये चीज़ें करता है। हर बैंक की जितने भी बैंक्स हैं उनकी सर्विसेज क्या हैं, सेम, उनमें कोई भी बहुत कम डिफरेंशिएशन है। बस क्या हो सकता है, कोई लोन आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, कोई आपको थोड़े से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो इनके जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कंपनीज होते हैं वो लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता। या फिर आप ले सकते हैं एयरलाइंस। अब सभी एयरलाइंस का क्या काम है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उस या जो पैसेंजर है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सर्विसेज कितनी डिफरेंशिएटेड होगी, सभी कंपनीज क्या करती हैं, आपको यही सर्विस देगी कि भी एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर को ट्रांसफ़र करने की, लेकिन सर्विसेज कितनी डिफरेंशिएट होगी। कोई अच्छा खाना दे रही है जो एयरलाइंस है, कोई अच्छा नहीं दे रही, कोई जो फैसिलिटीज़ है वो टाइम पे दे रही हैं, कोई एयरलाइंस लेट हो जाती हैं, तो इनकी सर्विसेज में बहुत कम डिफरेंस है। या फिर हम सोच सकते हैं बियर, अब सभी कंपनीज़ की जो बियर का टेस्ट होता है वो सेम सा ही होता है ऑलमोस्ट, मतलब हल्का फुल्का सा डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज सेम होता है। तो अगर आपकी ब्रांड ऐसी है जो लेस डिफरेंशिएटेड है, या आपका प्रोडक्ट का क्लास ऐसा है कि भी सबका ही सेम सा है, वहाँ आपको हैवी एडवर्टाइजिंग चाहिए अपनी ब्रांड की या प्रोडक्ट की यूनिक इमेज को बनाने के लिए। तो यहाँ से अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, मतलब होमोजीनियस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, मतलब आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फीचर्स जो यूनिकनेस है, जो डिफरेंशिएशन है, वही प्रोडक्ट को अपने आप सेल कर देगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड या प्रोडक्ट ऐसा है जो लेस डिफरेंशिएटेड है, मतलब सभी प्रोडक्ट की क्लासेस सभी कंपनीज की सेम सी है, तो आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करने की ज़रूरत है अपनी ब्रांड की यूनिक इमेज को क्रिएट करने के लिए। तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है आपके एडवर्टाइजिंग बजट को। तो ये 5 फैक्टर्स थे जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं जब हम एडवर्टाइजिंग के लिए बजट को सेट कर रहे होते हैं। इसी टॉपिक में, इसी सेकंड स्टेप पे एक चीज़ बची है, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उन सभी व्यूअर्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिशा क्लासेस के होम पेज पे जाएं। जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। और जैसे ही वीडियोस आप देखेंगे तो उसके नीचे एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि दिशा क्लासेस की जितनी भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। जो भी नई वीडियो दिशा क्लासेस की अपलोड हो तो उसकी वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, आपको पता चल जाए कि भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जितने भी व्यूअर्स हैं, इन रिटर्न आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिलेटिव्स के पास, या जो भी आपके नॉन में है जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें मार्केटिंग पूछी जाती है, उस तक आप मेरी वीडियोस को पहुँचाएंगे। दिशा जो चैनल है उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। मैं प्रॉमिस करती हूँ इसी तरीके से आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवाऊँगी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हम फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग को कर रहे हैं लाइन, ऐसे ही मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।